हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस वर्क। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? हम वर्क। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, व्हाट इज वर्क? वेरी सिंपल डेफिनेशन। वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है? फोर्स मतलब कि जिस फोर्स ने फोर्स ने कितना वर्क किया, ये अगर आपको जानना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उसके डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वर्क? जूल। मतलब कि हम वर्क को किस में मेजर करेंगे? जूल। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क इज m1l2t-2। ये कैसे पता चला? तो ये फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1l1t-2। ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला L1। तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा? m1l2t-2। एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके। देखो, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या? देखिए, इस बंदे ने इस पे, ये ब्लॉक है, उस पे कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। और ये ब्लॉक कितना आगे चला गया? 5 मीटर। देखो, ब्लॉक किधर गया? इस डायरेक्शन में। और फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में लगाया? उसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये पूरा डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही है। तो 10 इंटू 5, सिंपली 10 इंटू 5, तो 50 जूल वर्क हुआ। ऐसा हम पहले केस में बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा केस देखिए। यहाँ पर यह बंदा इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स इस तरह लगा रहा है। देख रहे हो आप? ओके। और मतलब कि और ब्लॉक डिस्प्लेस कितना हुआ? 5 मीटर। ब्लॉक हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ और वो फोर्स ऐसे टेढ़ा लगा रहा था। कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। तो वर्क कितना होगा? तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। हमें क्या करना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये जो हुआ, बच्चों अच्छी तरीके से आप याद रखिए, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये 5 मीटर, ये फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है। फोर्स के डायरेक्शन में अगर हमें चाहिए तो हमें वहां पर एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। ये थीटा है, तो ये होगा 5 cos थीटा। ठीक है। और थीटा कितना है? 37। तो 5 cos 37। तो फोर्स की डायरेक्शन में 5 जितना नहीं हुआ कंप्लीट, 5 cos थीटा जितना उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? 10 इंटू 5 cos 37। और cos 37, तो देखिए मैंने ये ट्राइंगल आपको बोला था पहले भी, अभी भी बोल रहा हूँ। तो cos 37 4/5 होगा। 4/5 तो कितना वर्क हुआ? 40 जूल। अच्छी तरीके से याद रखो, पहले केस में 10 न्यूटन फोर्स लगाया था और 5 मीटर ब्लॉक गया था। इसमें भी 10 न्यूटन और 5 मीटर ही ब्लॉक गया है। लेकिन पहले केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में ब्लॉक ने मूव किया था। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड हियर दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, so we have to take some component, okay, of the displacement in the direction of the force. You can take component of the force in the direction of displacement also, okay, both are same. Now see the third one. It is a fixed wall and person is pressing the fixed wall with how much force? 10 Newton and no displacement. ठीक है। पर्सन फोर्स लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना फोर्स है? 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 0। ये वॉल मूव कर रही है? नहीं। तो 10 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 जूल। ठीक है। फिर एक और देखिए कि ये बंदा है, ये आप देख ही रहे हैं अच्छी तरीके से, एक बॉल को ऐसे घुमा रहा है। तो इधर टेंशन सेंटर की ओर लग रहा है और किसी भी जगह पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो वर्क डन बाय टेंशन अगर हमें फाइंड करना है, जो एक्चुअली हम ही फोर्स लगा रहे हैं, ये टेंशन वाला, तो टेंशन इंटू 0। टेंशन इंटू 0 क्यों? देखिए अच्छी तरीके से, टेंशन इस डायरेक्शन में है, अब ये परपेंडिकुलर है तो इसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आ सकता। याद रखिए, ये है तो इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। थोड़ा सा ऊपर गया तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कम हो गया, वाई डायरेक्शन में बढ़ गया। थोड़ा और ऊपर गया तो एक्स डायरेक्शन में और घट गया और वाई डायरेक्शन में ज्यादा। और एग्जैक्टली अगर वाई डायरेक्शन में हो तो एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0। हमने पढ़ा था कंपोनेंट में कि ये जो वेक्टर है ए बार, उसका कंपोनेंट एग्जैक्टली उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होता है? 0। That's why the displacement is not in the direction of tension. So what is the work done by tension? Tension into 0. That is a 0 joule. Got it?
Okay, so from these cases, what conclusion we have made? See that if force is the F bar, displacement is the R bar, and theta is angle between them. Okay, if this situation occurs, that if applied force is a F bar and displacement of object is a R bar, then work done by applied force is given by, ठीक है, कितना आएगा, तो एफ बार डॉट आर बार, अच्छी तरीके से याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट एफ बार डॉट आर बार, ठीक है। और अगर उसको हमें और सॉल्व करना है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू कोस थीटा। आप खुद ही सोचिए, ये जो फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था 5, तो मैंने क्या बोला था, 10 इंटू 5, यहाँ पर एंगल 37 डिग्री था, तो 10 इंटू 5 कोस 37 हो गया। तो इन दोनों को आप इक्वेट कीजिए, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट आर हो गया, एंड cos 37 द एंगल बिटवीन देम दैट इज 37 डिग्री। फाइन, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे और बढ़े, तो बच्चों अगर एफ बार को अगर हम एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लें, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, इट कैन बी इन द एक्स, इट कैन बी इन द वाई एंड इट कैन बी इन द जेड आल्सो। In the same sense, displacement is also a vector quantity, right? So displacement will also be in the x direction, in the y direction, and in the z direction. So how to calculate work? W is equal to what? F bar dot R bar. Now F dot R. So in the dot product, we have learned that you have to multiply coefficient of I cap with coefficient of I cap only, मैंने only बोला, तो एफ एक्स को आर एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, फिर एफ वाई को आर वाई के साथ, फिर एफ जेड को आर जेड के साथ। एफ एक्स को अगर आर वाई के साथ मल्टीप्लाई करना जाओगे तो यहाँ पर आई कैप है और ये जे कैप है, तो आई कैप जे कैप दोनों मिलके एक दूसरे को जीरो बना देंगे, ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? ओके, अभी बच्चों ये जो हमने अभी तक जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसमें जो एफ था ये कांस्टेंट फोर्स था। कैसा फोर्स था बच्चों? कांस्टेंट फोर्स। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट और वेरिएबल दो दो चीज होती है, पता है ना, आप स्मॉल स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो। कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, और वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो, वेरिएबल। ओके, तो वैल्यू changes, okay, and because force is a vector quantity, its value means it can change in the two way, either in a magnitude or in the direction. So what I am saying, that when force changes its magnitude or direction, then it is called variable force. For example, spring force, okay, that we will learn in the future. This spring force, like what you have experienced that also. Suppose this is a spring, okay, and this is a block. Right now no spring force is there, but as you move the block, okay, as a result what happens, the spring get stretches and it will apply the force which is Fx, where sorry, not Fx, sorry, F is equal to Kx. F is equal to Kx, actually minus Kx. Why? Because we have displaced it by X and the force exerted by spring on the block is in the opposite direction. Okay, you have noticed it, and as means what, as the X changes, the force will also changes. So force is changing its magnitude. So that type of force is known as the variable force. Okay. Now let variable force is a function of x. Let's suppose like that it is distant, it depending on the x as we have discussed here. Okay, means f of x, इसको हम क्या बोलेंगे, f of x। मैथमेटिक्स में आप कई बार बोल चुके हो, f of x, f depend on x. If I say f of y means f depends on y, force depend on the y, like that. So work done in very small displacement in x direction is, so suppose the force is the varying, okay, let me explain you something here. From this point to this point, here force is the 2 newton, suppose the force applied is the 2 newton, and here it becomes 20 newton.
Okay, in the same direction. So what happens that as you move here, it is increasing. Suppose this distance is 100 meter. How much? 100 meter. And suppose if you take the distance of 50 meter, then here that 2 multiply by 10. So here 2 multiply by 5. So here 10 Newton. So if you take 100-meter distance, then what is the variation? 2 to 20. So how much is the variation? 18 Newton, right? And here, if you take the small distance, 50 meter, okay, then initially it was a 2 Newton and then after it is a 10 Newton. So 2 Newton to 10 Newton. So what is the variation? 8 Newton. Suppose if you take even smaller distance, then you will get suppose 8 Newton force. Suppose if even smaller, then 6 Newton. Even smaller, you will get 4 Newton. Okay, even smaller, you will get 2.2 Newton. So what I want to say, if you take smaller distance, then variation in the force will be less. Variation in the force will be less. Okay, so what you can say that for very small distance, we can apply the formula for the work. See what I have written. Read it carefully. Let variable force is function of x. Okay, that we have covered. Okay, so work done in very small displacement. Work done in very small displacement. Okay, मैं जो इसको इरेज कर रहा हूँ प्लीज इस पे ध्यान मत दो. चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले इरेज कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए. Okay, fine. So work done in very small displacement in x direction. Okay, very small मतलब कितना? dx. अगर x डायरेक्शन है तो यहाँ पर मैं dx लिखूंगा, अगर y डायरेक्शन है मैं तो dy लिखूंगा, z डायरेक्शन है तो dz, अगर r है तो dr लिखूंगा. ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स. डायरेक्टली ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, डी एक्स ही है. क्यों? क्योंकि फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है. तो हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. समझ में आया? ओके. सो और यहाँ पर मैंने बच्चों रीजन भी क्या लिखा है देखिए, बिकॉज इन वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वी कैन कंसिडर कांस्टेंट फोर्स. हमने अभी देखा ना कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम लेते हैं वेरिएशन फोर्स में कम आता है, तो इसीलिए हम स्मॉल डिस्टेंस ले रहे. फिर क्या करेंगे? उसी तरह देखिए पूरा जो है स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे. ठीक, ओके. और ये इसका जो वर्क डन है ये डी डब्ल्यू होगा, इसका वर्क डन डी डब्ल्यू होगा, इसका डी डब्ल्यू होगा, फिर सारे जो वर्क डन है इसका डी डब्ल्यू होगा, यहाँ तक सारे वर्क डन डी डब्ल्यू होंगे. तो फिर सबको ऐड करेंगे तो टोटल डब्ल्यू मिलेगा. और ये कांस्टेंट प्रोसेस है बच्चों. कैसी प्रोसेस है? कांस्टेंट. ठीक है, सोचो कि यहाँ पर x इक्वल्स टू x1 से हमने शुरू किया, कहाँ से कहाँ तक? x से x इक्वल टू x2 तक हम गए, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा? The total work done from x equal to x1 to x equal to x2 is given by work done equal to इंटीग्रेशन dw. इन सब का एडिशन का मतलब है इंटीग्रेशन. कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी ना बच्चों तब इंटीग्रेशन आएगा. अभी dw इज इक्वल टू क्या है? f ऑफ x dx है, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर, इसकी वैल्यू है तो उसको मैंने यहाँ पर रख दिया. ठीक है, d के बाद कौन है? x, तो x की लिमिट पुट करेंगे. यहाँ पर ये होगी लोअर लिमिट, ये क्या होगी? लोअर लिमिट. और ये होगी अपर लिमिट. अपर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी? लोअर लिमिट ऑफ x, और ये अपर लिमिट ऑफ x. ठीक है, ओके. तो इस तरह अगर वेरिएबल फोर्स है तो हमें इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा. ठीक है, याद रखिए. मैं यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लिख दूं, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x dx फ्रॉम x1 टू x2. ओके. अभी हम चलो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है थीटा, उसका और वर्क का अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ आर कोस थीटा. ठीक है, तो इसका मतलब ये एफ इंटू आर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है दोनों, एफ इंटू आर. ठीक है, और कोस थीटा जो है वो किसके बीच में वेरी करता है? -1 और 1 के बीच में.
तो इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम वर्क कितना होगा, तो cos थीटा इक्वल टू 1 लेंगे तो FR, और मिनिमम वर्क कितना होगा -FR। ऐसा क्या सुना है कभी नेगेटिव वर्क हुआ? देखो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमने पिछले चैप्टर में फ्रिक्शन पढ़ लिया था। मैंने एक ब्लॉक को इधर मैंने फोर्स लगाया और इसको उधर फ्रिक्शन लग रहा था, 5 न्यूटन। फिर मैंने फोर्स लगा के यहाँ तक लाया 2 मीटर, सोचो। फिर हमने ऐसा पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो बच्चों फ्रिक्शन कितना था 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना था 2, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल था? कौन सा? मैंने वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा कि नहीं बच्चों? तो इसका मतलब आपको फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखना है। फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, तो दोनों के बीच में एंगल कितना था 180। तो cos 180 यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। क्या लिखना पड़ेगा? cos 180, जो कि हो गया -10। ठीक है, cos 180 -1 होता है और 5 2 10। तो एक बात आप ये भी समझ सकते हो, दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ग्राफ, उसमें ये ग्राफ कोस थीटा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? कोस थीटा, जो कि 1 और -1 पे वेरी होता है, लेकिन उसके साथ हमने अगर एफ आर को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एफ आर और -FR के बीच में वेरी होगा। देखिए ये जो एंगल है, दिस इज अ 0 डिग्री। ओके, समझ में आया? ओके, एट 0 डिग्री ये जो हम डॉटेड लाइन, नहीं सॉरी, ये डार्क लाइन है, वही देखेंगे कितना होगा FR। तो 90 डिग्री पे कितना वर्क होगा, तो ये क्रॉस कर रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब 0 जूल। फिर ये 180 डिग्री पे कितना वर्क होगा -FR, समझ रहे हो आप देखना जानते हो। यहाँ पर कितना वर्क होगा 270 पे 0 जूल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? आपको एक चीज मैं आपको बोलूँ, जब भी 0 आए ना तो पीछे यूनिट लगाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया थियरी पार्ट। अब करते हैं एग्जांपल्स। पहले डॉट प्रोडक्ट वाला थोड़ा एग्जांपल है। फाइंड द एंगल बिटवीन एफ बार हमें दिया है। मैं बच्चों आपको सिर्फ मेथड बोलूंगा, काम आपको करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम मैं नहीं देने जाने वाला, एग्जाम आपको देने जाना है। मेरा काम है आपको डायरेक्शन दिखाना। आई विल डेफिनेटली गिव बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, ये है एफ बार और डी बार, हमें इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एफ बार डॉट डी बार इज इक्वल्स टू मोड एफ मोड डी कोस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ, एफ बार डॉट डी बार अपॉन मोड एफ और मोड डी। तो इसको रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं समझे? एफ बार डॉट डी बार का कैसे रखना होगा, तो देखिए इसको करके दिखाता हूँ। चलिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। बाद में 4 इंटू 4, जैसा कि मैंने आपको बोला था, प्लस -5 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा एफ बार डॉट डी बार। और मोड एफ करना कैसे है, नहीं जानते हो? चलो कर दिखाता हूँ। अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25। आप बोलोगे सर यहाँ पर -5 है तो -25 नहीं आएगा? नहीं, ठीक है, कहीं बाहर बोला है मैंने, फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। 25 प्लस 16 प्लस 9, ओके, एंड रेस्ट इज योर्स। अब आप कर सकते हो। दूसरा क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ एफ बार ऑन डी बार। तो देखिए ये है एफ बार, ये है डी बार, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, और ये सोचो उन दोनों के बीच का एंगल है। अब एफ बार का प्रोजेक्शन अगर मैं डी बार के ऊपर ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ से परपेंडिकुलर मुझे ड्रॉ करना होगा। तो इतना जो आया ना बच्चों, इतना, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एफ बार ऑन डी बार। ठीक है, तो ये है एक्चुअली में एफ कोस थीटा। क्या है? एफ कोस थीटा। ये एफ है पूरा, तो ये होगा एफ साइन थीटा, और ये क्या होगा, एफ कोस थीटा। समझ में आया? ओके, और आपके पास एफ है क्या? और देखो एक दूसरी बात,
प्रोजेक्शन अगर हमें फाइंड करना है कौन सी डायरेक्शन में, डी डायरेक्शन में, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ एफ बार इन डायरेक्शन ऑफ डी बार इज इक्वल्स टू एफ, डी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है मोड एफ इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला, डायरेक्शन कौन सी चाहिए, डी बार की, इसकी सिर्फ डायरेक्शन का ही काम है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डी कैप, डी कैप से मल्टीप्लाई कर दूँ तो समझ में आएगा ना कि डी की डायरेक्शन में। अभी मोड एफ कैसे फाइंड करना है, तो मैंने आपको बोला ऊपर ही 9 + 16 + 25। फिर कोस थीटा कैसे फाइंड करना है वो आपने ऊपर फाइंड करके रखा है, उसको आप यहाँ पर रख दो। डी कैप कैसे, तो डी बार अपॉन मोड डी। डी बार कैसे बच्चों, डी बार आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डी बार को आप वैसे ही रख दो और नीचे मोड डी। आपका आंसर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका आंसर आई कैप जे कैप के कैप में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, क्या दिया है। A cyclist comes to a skidding stop in 10 मीटर। स्कीडिंग स्टॉप का मतलब ये व्हील है, ठीक है, साइकिल का व्हील है, ये बंदा है जो उसको ऐसे घुमा रहा था, तो उसने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने से ये व्हील घूमना बंद हो गए, घूमना बंद हो गए, और फिर वो ऐसे स्लिप हुए, स्लिप होकर यहाँ तक आ गए। और स्टॉप क्यों हो गए, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा था इसीलिए। और कितना चले वो, 10 मीटर। During this process, the force on the cycle due to rod is 200 Newton and it's directly opposed to the motion. Okay, force कितना था, 200 न्यूटन। ये बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स ही है, क्योंकि अपोज लिखा है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क डज रॉड डू ऑन साइकिल। वर्क डन बाय रॉड ऑन साइकिल, अच्छी तरीके से याद रखना, अच्छी तरीके से देखना पहले। वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स अप्लाइड बाय रोड, सबसे पहली बात तो ये फोर्स अप्लाइड बाय रोड ऑन साइकिल। चलो, फोर्स अप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय, किस पे फोर्स अप्लाई किया, साइकिल पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइकिल मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। अच्छा, अब फोर्स कितना अप्लाई किया रोड ने बच्चों, 200 न्यूटन। ठीक है, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया साइकिल ने, 10। और कोस थीटा में क्या आएगा, तो साइकिल तो बच्चों इधर जा रही है और फोर्स अप्लाई किया रोड ने इस डायरेक्शन में, साइकिल तो इधर गई, तो डी और एफ उन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180। सो 200 into 10 into -1, so -2000 joule, you can say like this, -2 kilojoule। ओके, ये किसने वर्क किया, हाँ, रोड ने। किस पे वर्क किया, साइकिल पे। ओके, अभी दूसरा, ये था ए, अब बी की बात करता। हाउ मच वर्क डज साइकिल डू ऑन रोड, अच्छी तरीके से देखना, मजा आएगा। वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड। अच्छा, तो क्या करेंगे, तो पहले तो हम लिखेंगे फोर्स अप्लाइड बाय साइकिल, फोर्स अप्लाइड बाय साइकिल ऑन रोड। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट किसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड, जिस पे फोर्स अप्लाई किया उसका ही डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। थोड़ा उधर चला गया, माफ करना। फोर्स अप्लाइड बाय साइकिल ऑन द रोड, ये 200 न्यूटन ही अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। बट रोड का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, जिस पे फोर्स लगाया था उसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। याद कीजिए वॉल वाला एग्जांपल, ठीक है, इनटू cos थीटा। सो व्हाट विल बी द आंसर, 0 जूल।
तो ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ मतलब ऐसा उसमें फोर्स के केस में ही है। एक बंदा दूसरे पे वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बंदा पहले पे वर्क करेगा ही करेगा। ओके। A woman pushes a trunk on the railway platform which has a rough surface। तो पहला एग्जांपल हमने देखा था ना कि एक बंदा ट्रक एक ब्लॉक को पुश कर रहा है। ओके। विच हैज अ रफ सरफेस, बच्चों वो तो रफ सरफेस होगी, ठीक है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अच्छी तरीके से देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। ये ट्रंक है और ये पूरी है जो रफ सरफेस है, रफ रफ सरफेस, तो फ्रिक्शन लगेगा, ये पक्का है। और ये जो वुमन इस पे फोर्स लगा रही है इधर, इसको ऐसे पुश कर रही है, ठीक है। विच इज अ रफ सरफेस, शी अप्लाइज फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अच्छा, कितना फोर्स लगा रही है? 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अच्छा, 100 न्यूटन कितने डिस्टेंस तक लगाया उसने? यहां से यहां 10 मीटर तक। फिर क्या हुआ? Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with a distance 250 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is a 20 मीटर। अच्छा, पहले ये 10 मीटर और यहाँ पर मैं 20 मीटर ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छी तरीके से आप सुनना बच्चों, यहाँ पर ये डिस्टेंस भी कितना है? 10 मीटर। यहाँ 100 न्यूटन लग रहा था, यहाँ भी 100 न्यूटन। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है? वो वुमन टायर हो गई, मतलब थक गई, तो फोर्स डिक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस लीनियरली। फोर्स कैसे डिक्रीज हुआ बच्चों? लीनियरली। तो वेरिएबल फोर्स वाला केस आ गया और यहां तक आते आते कितना फोर्स हो गया? 50 न्यूटन, ठीक है। तो ये वेरिएबल फोर्स के अंडर ये ब्लॉक कितना चला? 10 मीटर। और कांस्टेंट फोर्स के अलोंग कितना चला? 10 मीटर। समझ में आया? प्लॉट द force applied by woman and the frictional force which is 50 Newton versus displacement. Calculate the work done by two forces over a 20 मीटर। अच्छा, देखते हैं कैसे आएगा। अच्छी तरीके से देखना, ये है डिस्टेंस और ये है फोर्स। पहले मैं ले लेता हूँ 10 मीटर और फिर ले लेता हूँ 20 मीटर। समझ में आया? ओके। 10 मीटर तक कितना फोर्स अप्लाई किया? 100 न्यूटन। तो यहाँ 100 ले लेता हूँ। ओह सॉरी, 100, ठीक है। ये फोर्स किस में है? न्यूटन में। तो ये कांस्टेंट लाइन समझो, 10 मीटर तक इतना फोर्स लगता है। बाद में क्या हुआ? बाद में वो थक गई ना, इसलिए फोर्स लगाना उसने थोड़ा कम कर दिया। और ये सोचो 50, तो लीनियरली फोर्स डिक्रीज हुआ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया 50 मीटर। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? ओके। अब क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं चलो रखता हूँ। ये तो ग्राफ प्लॉट हो गया अप्लाइड फोर्स का। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और वो कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। तो वो होगा नीचे की ओर। ओह, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये नीचे की ओर होगा और वो कितना होगा? -50। और वो तो कॉन्स्टेंटली लग रहा है, ठीक है। उसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ। किसको? फ्रिक्शनल फोर्स को। ओके। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये हमने ग्राफ जो रेड कलर का प्लॉट किया, ये किसका प्लॉट किया? फ्रिक्शनल फोर्स का। किसका?
फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया वो किसका प्लॉट किया, अप्लाइड फोर्स का। ये हमें लिनियरली बोला है ना, इसीलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया। हाँ बच्चों, ओके। अच्छा, फिर क्या किया है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स ओवर 20 मीटर। तो सबसे पहले एक बात आप नोट कीजिए जो मैं कहना भूल गया था, माफ कीजिएगा। एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इक्वल्स टू वर्क डन, भूलना मत। तो सिंपली आपको इतना एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या मैं सीधा सीधा कैलकुलेट करूं, 10 मीटर तक मैं अप्लाइड क्या ही बात कर रहा हूँ, अप्लाइड। तो ये रेक्टेंगल बन गया, ये हो गया ओ, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो एरिया हाफ इंटू बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 100। ये मैंने कहां तक लिया, 10 ओ से ई तक, प्लस क्या करना पड़ेगा, ये जो दूसरा है उसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल है और थोड़ा सा रेक्टेंगल है, पहले रेक्टेंगल लिख देता हूं। अच्छा, हाफ बेस इंटू हाइट थोड़ी है क्या, सॉरी हाँ बच्चों, पहले में सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही आता है। क्या यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, हाफ बेस इंटू हाइट नहीं आएगा। चलो पूरा इरेज कर देता हूँ, फिर से लिखते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 10, ओके, और ब्रेड्थ 100। हालांकि लेंथ बड़ी होती है, ओके कोई बात नहीं। ये हो गया एरिया पहले रेक्टेंगल का। अभी दूसरे में रेक्टेंगल भी और ट्रायंगल। तो पहले मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, तो वो है उसकी लेंथ है 20 माइनस 10, तो 10 ही है इतनी। ये समझ में तो आ रहा है ना आपको बच्चों। और हाइट कितनी है, ओ ये देखो, मैं ऐसा एक बार ऊपर ऐसा घुमाता हूँ ना तो गायब हो जाता है। और हाइट है 50, ओके, प्लस हाफ, बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है, तो हाइट 50 है। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो पहला जो एरिया है ना, ये रेक्टेंगल का है, दूसरा एरिया भी रेक्टेंगल का है। ये कौन सा रेक्टेंगल है, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई। ये दूसरा रेक्टेंगल कौन सा है, तो ये छोटा वाला सोच लीजिए, ठीक है। ओके, अब ये आप सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा आंसर, 10 इंटू 100 1000 प्लस 10 इंटू 50 500 प्लस यहाँ पर 50 500 तो 250, ओके। तो 1500 1750 जूल डायरेक्टली। और नीचे का वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो ये तो पूरा रेक्टेंगल ही है, और पूरा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 20, तो ये 20 इंटू ये है 50, सॉरी माइनस 50, तो कितना आएगा -1000 जूल या -1 किलो जूल, ठीक है। ये दूसरा जो मैंने एरिया कैलकुलेट किया है, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन और दैट इज अ नेगेटिव, ओके। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1.75 किलो जूल, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। The sign of work done by force on the body is important to understand. State carefully if the following quantities are positive or negative. सिर्फ हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सोचना है, दिमाग चलाना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड टू द बकेट। अच्छा, ये है बकेट, ठीक। हाँ, फिर आप ऐसा आप ऊपर की ओर खींच रहे हो, तो मतलब कि आप किधर फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में, और बकेट का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। सेम हो गया, ओके। सेम मतलब पॉजिटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। अच्छा, तो इस बकेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे, लेकिन बकेट किधर जा रही है, ऊपर, तो दोनों अपोजिट में हो गए, तो इसका मतलब नेगेटिव। Work done by friction on a body sliding down inclined plane.
बच्चों फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव। देखिए ये बॉडी है, ये स्लाइड कर रही है, इधर जा रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इधर, तो अपोजिट हो गया ना। याद रखना सेम मतलब पॉजिटिव, अपोजिट मतलब नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सेम में थीटा 0 होता है और कोस 0 1, और अपोजिट में थीटा 180 होता है और कोस 180 -1। दैट्स ओके, इट्स वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या लिखा है। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो सबसे पहले अच्छा देखिए मैं अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये ब्लॉक है, इस पर हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। लेकिन पहले उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी थी, इसलिए वो इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये किसका डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। अभी हमें पूछा क्या है? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो हमने तो ये फोर्स अप्लाइड किया ना, मतलब कि अप्लाइड फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई व्हाट इज द आंसर? पॉजिटिव। ओके, आगे जाके आप देखोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो वर्क डन 0 होगा। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का सम है, एक्सरसाइज का पहला सम है। तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं किस कैसे, कि बच्चों यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, सो डायरेक्टली दे आर से दैट वर्क डन इज अ 0। हाँ, टोटल वर्क डन 0 ही है। क्यों? देखिए सोचो कि ये जो बॉडी है इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स एफ इधर, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इधर, तो अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क डन किया? एफ डी, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया? माइनस एफ डी। और हमें पता है कि दोनों सेम इक्वल एंड अपोजिट, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एफ डी माइनस एफ डी इज इक्वल्स टू एफ डी माइनस एफ डी इज इक्वल्स टू 0 जूल। टोटल वर्क डन 0 है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, अच्छी तरीके से देखिए। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क डन किया ये, ठीक है। अच्छा, अगर हमें इसको इसमें ऐसा दिया होता that total work done by the total force acting on the body, तो वो आता 0, ठीक है। नेक्स्ट ई, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ अ egg on a vibrating pendulum in bringing it to the rest। जब भी रेजिस्टिव फोर्स आएगा ना, तो बच्चों आंसर क्या होगा? नेगेटिव। बहुत सिंपल है, ये पेंडुलम है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ऑसिलेट है कि वाइब्रेट? वाइब्रेट कर रहा है, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पेंडुलम जब इधर जा रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए तो नाम रेजिस्टिव फोर्स है। तो वो कैसी डायरेक्शन आएगी? तो कैसी साइन आएगी? नेगेटिव। अच्छा देखिए, बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स गिवन बाय, तो बच्चों हमें फोर्स दिया गया है कौन सा? देखिए माइनस आई कैप प्लस 2j कैप plus 3k cap, where I cap, j cap, k cap are unit vector along x, y, and z axis of the system respectively. What is the work done by these force in moving a body a distance of 4 meter along z axis? Along कौन सी एक्सिस है बच्चों? z एक्सिस। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू z एक्सिस में कौन सा है? 3 है ना, तो मतलब कि एफ जेड इंटू जेड, एफ जेड का मतलब फोर्स इन द जेड डायरेक्शन, जो कितना है? 3, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 मीटर, ठीक है। ये जेड है, सो व्हाट विल बी द आंसर? 12 जूल। ओके, वेरी सिंपल। फिर से वही इक्वेशन देखिए, फोर्स 3 to 1, तो इसका मतलब ये है कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एक्स डायरेक्शन में 3 न्यूटन, वाई डायरेक्शन में 2 न्यूटन, जेड डायरेक्शन में 1। एक्ट on the body, displacement of the body in the direction of x axis is a 5 मीटर। अच्छा, तो अब इस बार बॉडी x डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितना? 5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, तो ये तो फोर्स है जिसका हमें x कंपोनेंट ही लेना होगा, तो इसका x कंपोनेंट 3 और ये 5, तो 3 5 जा 15 न्यूटन। क्यों? क्योंकि बॉडी सिर्फ x डायरेक्शन में ही जा रही थी, इसलिए, ठीक है। सॉरी 15 न्यूटन नहीं, मैंने गलती कर दी बच्चों,
15 जूल आएगा। ओके, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ ब्लॉक लाइंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, दिख रहा है आपको, इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्टेंस d बाय अ फोर्स f, कितना फोर्स लगाया f, देखिए ये अप्लाइड फोर्स है, acting at an angle theta with the horizontal. If mu is the coefficient of friction between the block and the surface, find the work done. The mass of the block is m. तो बच्चों यहाँ पर f cos थीटा इधर लगेगा, समझ में आ रहा है आपको सबसे पहले तो, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स कितना होगा, f cos थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो f cos थीटा फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है कितना, म्यू n, और f cos थीटा माइनस म्यू, अभी n कैसे लेंगे, तो देखिए ये जो f है यहाँ पर ऑलरेडी कंपोनेंट दिए गए हैं f sin थीटा, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन तो होता ही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि f sin थीटा प्लस n इज इक्वल्स टू mg। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, mg माइनस f sin थीटा हो गया ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, mg माइनस f sin थीटा, ठीक है। तो फिर से मैं इसको लिखूं, f cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा, समझ में आया, माइनस म्यू mg, सॉरी मैंने m पहले लिख दिया, ठीक है, ये नेट फोर्स आया। और वर्क डन का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना d, नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट, ये एफ नेट आप इतना लिख देना। अगर ऐसा पूछा है बच्चों दैट कैलकुलेट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स तो सिर्फ एफ ही है, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आएगा ना, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो वो सिर्फ कितना आएगा, एफ डी कोस थीटा, सिंपल। कैसे, एफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, हमने ये पहले एग्जांपल ऐसा सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन, मतलब कि टोटल वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन बचा है वेरिएबल फोर्स का, ठीक है, तो उसको मैं करवा देता हूँ। क्या दिया है देखिए, द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 0, तो इसको हम ले लेंगे x1, टू x इक्वल टू 10 मीटर, तो इसको ले लेंगे x2, ऑन x एक्सिस अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स दिस। ओके, देखिए ये फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, हाँ, कैलकुलेट द वर्क डन, तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, या एफ ऑफ एक्स ऐसा भी लिख सकते हो, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 3x² माइनस 2x प्लस 7 टू डी एक्स। ओके, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 10 तक, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन के सारे स्टेप्स करूँगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम कई बार हुआ है, इसलिए देखिए सबसे पहले तो मैं इस लिमिट को कुछ नहीं करूँगा, इस 3x² को सबसे पहले dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x² dx, फिर माइनस, फिर से इंटीग्रेशन 2x, फिर प्लस, फिर सॉरी 2x dx प्लस 7 dx, ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, मैंने इसको तीनों में डिवाइड कर दिया है, ऐसा हम कर सकते हैं, और यहाँ 0 से 10, और यहाँ भी 0 से 10। ओके, अब आगे बढ़े, क्या होगा, तो पहले में 3 बाहर निकल जाएगा, x² dx ही बचेगा 0 से 10, माइनस दूसरे में 2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम 0 टू 10, प्लस इसमें से 7 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dx, ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू 3 x² हमें ये फॉर्मूला दिया गया है, देखिए अगर दिया भी नहीं है तो भी हमें याद होना चाहिए, तो यहाँ पर x² है कि नहीं, तो n का मतलब 2 हो गया, तो क्या आंसर आएगा,
एक्स क्यूब बाई 3। तो जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ ना, बाद में इंटीग्रेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। -2, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो इसका मतलब 1 + 1 2/2, ठीक है। और लिमिट सिर्फ वेरिएबल को ही लगाना, +7, यहाँ पर भी हमें लिमिट लगानी होगी। और इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x फ्रॉम 0 to 10, ठीक है। अब लिमिट कैसे अप्लाई करनी है वो देखिए। पहले तो ये 3 कट हो गए, ये एक्स क्यूब है ना, पहले x = 10 रखो, तो 10 क्यूब हो जाएगा -0 क्यूब। देखिए ये 2 कट हो गया, x = 10 रखिए, तो 10 स्क्वायर -0 स्क्वायर +7। अभी x = 10 रखिए, तो 10 - 0, तो ये हो गया हमारा 1000 - 100 + 70। Okay, fine. So 1000 - 100 is a 900, 970 जूल। एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, अगर ऐसा है, ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको एक लिमिट कैसे, अगर x1 से x2 है, तो इसका मतलब ऐसा है कि आप पहले x2 का स्क्वायर करोगे, फिर x1 का स्क्वायर करोगे। कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये गलत है। एक्स क्यूब है, ठीक है, तो एक्स क्यूब की लिमिट अगर x1 से लेके x2 है, तो पहले x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब, ऐसे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है x2 - x1 का होल क्यूब, ठीक है, ये गलत है, यही सही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड नमस्कार।